हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज हम समझने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से विबंध यानी एस्टॉपल के टॉपिक को। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएसए के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080 और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। विबंधन या एस्टॉपल, तो ये एक ऐसा टॉपिक है आपका जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 सेक्शंस ऐसे हैं जो आपके एस्टॉपल से संबंधित हैं। सेक्शन 121, 122 एंड 123। लेकिन जो हमारा सेक्शन 121 है उसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और ये हमें एक तरीके से एस्टॉपल की यानी विबंधन की एक तरीके से परिभाषा देता है। लेकिन 122 और जो 123 है वो थोड़ा हम डिटेल में अब आगे समझेंगे और थोड़े अलग अलग उसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके अर्थ की, इसके मीनिंग की बात करूं कि विबंधन का मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है रोकना या मुकरने से मना करना। ठीक, और ये कानून का वह सिद्धांत है, ये लॉ का वो प्रिंसिपल है जो किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा या उसके आचरण से, उसके कंडक्ट से पैदा होने वाले व्यपदेशन से आबद्ध करता है, यानी एक तरीके से उसको बाउंड करता है। अब देखो, अगर मैं इस प्रिंसिपल के बेसिस की बात करूं, इसके आधार की बात करूं, तो इसका आधार ये है कि एक ही समय पर एक ही व्यक्ति अनुमति देता है, मतलब परमिशन देता है, और उसे स्वीकार करना, दोनों ही कार्य वो नहीं कर सकता है। अब देखो, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि सामने वाले को मजबूर करना कि आप उस पर यकीन करो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करो। ठीक, यानी सामने वाले का विश्वास करके, सामने वाले ने आपकी बात पे विश्वास किया और उसने कोई एक्ट किया, और एक्ट करना उसका ज़रूरी है, तभी एस्टॉपल का सिद्धांत लागू होगा। मान लो अगर किसी ने कोई बात बोल दी और सामने वाले ने उसकी बात पे विश्वास ही नहीं किया, तो जो पहले वाला है जिसने वो बात बोली वो पलट सकता है। ठीक, लेकिन अगर उसने विश्वास करके आपकी बात पर कोई एक्ट कर दिया तो आप पलट नहीं सकते। ठीक, अब जैसे यहाँ पर हम केस लॉ देखेंगे, पिकार्ड बनाम सीयर्स का केस है। इस केस में क्या होता है कि एक व्यक्ति ने क्या किया, अपना प्लॉट जो उसके पिता का था, उसके फादर का था, ये कहकर कि वो उसका है, बी नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया। अब जो व्यक्ति था जिसने प्लॉट बेचा, उसके फादर की डेथ के बाद वो प्लॉट उसको मिल गया, है ना। जाहिर सी बात है, जब वो उनका बेटा था तो फादर की डेथ के बाद वो प्लॉट आ गया बेटे पर। अब उसने क्या किया बेटे ने कि उस प्लॉट की बिक्री को रद्द कराना चाहा और ये कहा कि जिस समय उसने प्लॉट बी नाम के व्यक्ति को बेचा था उस समय तो वो उसके फादर का था, उसके पिता का था, उसका तो था ही नहीं। तो कोर्ट ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और यहाँ पे एस्टॉपल का प्रिंसिपल लागू किया और कहा कि भाई ये तो विबंधन का सिद्धांत है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपने शब्दों या अपने आचरण से जानबूझकर ये विश्वास कराता है कि कोई बात सही है और उस विश्वास पे कार्य करके वो सामने वाले को फुसला लेता है, वो विश्वास करके व्यक्ति कोई एक्ट कर देता है, तो बाद में वो पहले वाले व्यक्ति जो है उसको ये नहीं कहने दिया जाएगा कि उस समय वो बात या वो चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं थी, वो बात अस्तित्व में नहीं थी या ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका एस्टॉपल का सिद्धांत है ये तब काम करता है, अगर मैं सेक्शन के हिसाब से बात करूँ, कि जब एक व्यक्ति ने कोई भी घोषणा की हो, घोषणा मतलब कोई भी डिक्लेरेशन किया हो, कोई एक्ट किया हो या कोई लोप किया हो। लोप मीन्स ओमिशन। जैसे एक्ट का मतलब होता है कुछ काम करना, इसी तरीके से लोप का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, कुछ काम ना करना। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति इन 3 में से किसी भी एक तरीके से सामने वाले व्यक्ति को जानबूझकर विश्वास कराता है ना, उसको विश्वास दिलाता है कि कोई बात सच है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है, मतलब सामने वाले ने उसकी बात पे यकीन किया, विश्वास किया और विश्वास करके उसने कोई एक्ट कर दिया, तब ना तो उसे ना ही उसके रिप्रेजेंटेटिव को अपने या ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच में, है ना, वो पर्सन है जिसने कोई बात कही और उसकी बात पे विश्वास करके सामने वाले ने एक्ट कर दिया, कोई उसकी बात को सच माना, तो ना तो उस पर्सन को जिसने बात बताई और ना ही उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस वाद की सत्यता को इनकार करने दिया जाएगा। तो फिर उसको रोक दिया जाएगा कि जो बात तुमने पहले कही थी अब तुम उसी पर डटे रहो, अब तुम उस बात को बदल नहीं सकते क्योंकि सामने वाले ने तुम्हारी बात पे विश्वास करके एक्ट कर दिया है।
तो 3 चीज़ें हैं, डिक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन। ठीक, समझ आया विबंधन का सिद्धांत क्या होता है एस्टॉपल का प्रिंसिपल। ठीक, तो अगर कोई पर्सन दूसरे की स्थिति को प्रभावित करने के लिए कुछ कहता है और दूसरा पर्सन असल में प्रभावित हो जाता है, तो पहले वाला व्यक्ति इस प्रिंसिपल के हिसाब से बाध्य हो जाएगा कि जो बात उसने कही थी वो सही थी। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ समझ आई। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि बेसिकली विबंधन का सिद्धांत क्या होता है। लेकिन अगर मैं इसके आपको यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं, असेंशियल्स की बात करते हैं, एक्सेप्शन तो है ही नहीं इसमें। तो इसके अगर मैं असेंशियल की बात करूँ तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो व्यक्ति का कोई घोषणा या कार्य या लोप करना ज़रूरी है। तो एक आवश्यक तत्व तो आपका यहीं से निकल जाता है कि व्यक्ति ने या तो कोई घोषणा की हो या कोई कार्य किया हो या फिर कोई लोप किया हो। दूसरा असेंशियल क्या बन सकता है यहाँ पर, कि दूसरे व्यक्ति को सच्चाई का विश्वास कराए, दूसरे व्यक्ति ने उसकी बात को सच मानकर उस पर विश्वास कर लिया हो। ठीक, ये दूसरा असेंशियल हो गया। तीसरा, दूसरा व्यक्ति उसकी सच्चाई पर विश्वास करके कोई कार्य करे, मतलब एक्ट। ठीक, तीसरी चीज़ आ गई आपकी एक्ट की। और चौथी चीज़ ये है कि व्यक्ति उस बात से अब इनकार ना करे, मतलब बाद में वो मुकरने जा रहा है, वो अपनी बात से पलटने जा रहा है और उसको रोक दिया गया है। तो 4 चीज़ें हैं यहाँ पे, 4 इसके मेनली इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं और इसके असेंशियल्स हैं जो हमें इस सेक्शन को पढ़ने से समझ आते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 3 सेक्शन हैं आपके एस्टॉपल से रिलेटेड। सेक्शन 121 हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, 122 एंड 123 ये दोनों सेक्शंस पे आपके एस्टॉपल के प्रिंसिपल से ही डील करते हैं। और यहाँ पर अब हम इन दोनों को समझेंगे कि बेसिकली क्या कहा गया है, क्योंकि देखो जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखते हैं तो उसमें ओनली 3 सेक्शंस हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, विबंधन के बारे में हमें बताते हैं। तो अब हम बात करेंगे धारा 122 की। ये बात करता है किराएदार का, यानी जो टेनेंट होता है, और कब्जादारी व्यक्ति के जो लाइसेंसधारी होते हैं उनके एस्टॉपल के बारे में। तो एक तरीके से ये बेसिकली बात करता है किराएदार और लाइसेंसधारी की। यानी अगर कोई भी पर्सन जो किराएदार है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किराएदार के माध्यम से क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है, तो जब तक किराएदारी जारी रहेगी या किराएदारी ख़त्म होने के बाद उसको ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो मकान मालिक या जो भी लैंडलॉर्ड है, जो भी उस मकान का मालिक है, उसके टाइटल से मना कर सके। तो एक तरीके से यहाँ पे किराएदार पर भी एस्टॉपल लगाया गया है और यहाँ पर लाइसेंसधारी के बारे में भी बात हो रही है। तो क्योंकि देखो क्यों मना किया गया है किराएदार को यहाँ पे मकान मालिक के टाइटल से मना करने से, क्योंकि जो मकान मालिक होता है और जो किराएदार होता है उनका एक रिलेशन होता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं उसकी लाइसेंस की बात करूँ तो लाइसेंस के केस में भी ऐसा होता है कि लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज़ की परमिशन मिली है, और परमिशन किस लिए मिली है यहाँ पे, प्रॉपर्टी को मान लो यूज़ करने के लिए। तो जिसने परमिशन दी है उसका टाइटल आप मना नहीं कर सकते। तो बस यही इस सेक्शन में बताया गया है कि किराएदार जो है यहाँ पर लैंडलॉर्ड के टाइटल से मना नहीं कर सकता, और अगर जो व्यक्ति लाइसेंसधारी है जिसको किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करने की परमिशन मिली है किसी लाइसेंस के माध्यम से, लाइसेंस एक तरह की परमिशन ही तो होती है, तो वो भी क्या करेगा, वो व्यक्ति भी जिसने उसे लाइसेंस दिया है उसके टाइटल से मना नहीं कर सकता। तो बेसिकली यहाँ पे 2 लोगों की बात हुई है। तो पूरा सेक्शन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि बेसिकली ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। हालांकि सेक्शन काफ़ी बड़ा है, तो अगर एक बार चाहो तो हम सेक्शन भी पढ़ सकते हैं। जैसे अचल संपत्ति के किसी भी किराएदार को या ऐसे किराएदार से उत्पन्न अधिकार का दावा करने वाले, मैंने बताया ना कि जो किराएदारी से के अधिकार का क्लेम करने का राइट रखता है, तो उस व्यक्ति को ऐसी किराएदारी के चालू रहते हुए या उसके बाद इस बात से इनकार नहीं करने दिया जाएगा कि ऐसे किराएदार के भूस्वामी का उस अचल संपत्ति पर, देखो अचल संपत्ति की बात हो रही है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की, किराएदारी के शुरू होने पर उसका हक था और किसी व्यक्ति को जो किसी अचल संपत्ति का उस पर कब्जाधारी व्यक्ति है उसकी अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस के द्वारा जो उस प्रॉपर्टी पर आया है, तो वो इस बात से इनकार नहीं करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उस समय ऐसे कब्जे का हक था जो ऐसी लाइसेंस या ऐसी अनुज्ञप्ति दी गई थी। ठीक, तो बेसिकली ये इन दोनों की बात करता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 123। ये बात कर रहा है विनिमय पत्र के प्रतिग्रहिता उपनीति या लाइसेंसधारी का विबंध। अब ये बात कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक्सेप्टर होता है या फिर बेली है या कोई लाइसेंसी है, तो उसकी बात करता है। सेक्शन कहता है कि किसी भी विनिमय पत्र के प्रतिग्रहिता को, मतलब जो उसका एक्सेप्टर है, जिसने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया है, उसको इनकार करने की परमिशन नहीं दी जाएगी कि जो लेखीवाल है उसको ऐसा
ऐसा विनिमय पत्र लिखने या उसको प्रश्नांकित करने की अथॉरिटी थी। ना ही कोई बेली है या कोई भी लाइसेंसी है उसको इनकार करने दिया जाएगा कि जो भी बेलर है, जो भी उपनिधाता है या जो भी अनुज्ञापक है, उसको उस समय जब ऐसा बेलमेंट या ऐसा लाइसेंस शुरू हुआ, ऐसे उपनिधान करने या लाइसेंस देने की अथॉरिटी था। तो मतलब इन दोनों को यहाँ पे मना नहीं करने दिया जाएगा। तो ये सेक्शन बेली, लाइसेंसी की, ये तीनों ही चीज़ों की बात करता है और एक एक्सेप्टर की बात कर रहा है जो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी चेक वगैरह, है ना, चेक वगैरह जो होते हैं, ये कहता है कि अगर किसी ने भी बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है तो वो ये नहीं कह सकता कि जिसने बिल बनाया था उसके पास बिल ड्रॉ करने का अधिकार नहीं था। जैसे मान लो ए ने क्या किया, एक चेक बनाकर बी को दिया, अब बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब बी ये नहीं कह सकता कि ए को अधिकार नहीं था उस चेक को बनाने का। इसी तरीके से दूसरी बात हुई है यहाँ पे बेली की, यानी उपनीति की। देखो जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, है ना, बेलमेंट पढ़ते हैं ना हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो यानी जिसने उस चीज़ या उस सामान को दिया है उसके पास उसे देने का अधिकार ही नहीं था। उपनीति ये नहीं कह सकता, बेली ये नहीं कह सकता। इसी तरीके से बात करते हैं लाइसेंसी की, तो जो किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ को लाइसेंस लेकर उसे इस्तेमाल कर रहा हो तो वो ये नहीं कह सकता कि जिसने उसे लाइसेंस दिया था उसके पास लाइसेंस देने का राइट या अधिकार नहीं था। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ हमने समझी। अब देखो यहाँ पे जो अगर मैं सेक्शन बताऊँ ना, तो सेक्शन में जो 122 है आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो बात हो रही है टीनेंट की और जो लाइसेंस धारी होता है। ठीक, यहाँ पे तो इन दो लोगों की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है बिल ऑफ एक्सचेंज के एक्सेप्टर की, बेली की और लाइसेंस धारी की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे वो लोग मना नहीं कर सकते, ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर मना कर सकता है कि जिसने चेक बनाया उसको राइट नहीं था, ना ही बेली मना कर सकता है कि जिसने वो सामान उसको दिया बेलमेंट के तौर पर उसको देने का राइट नहीं था, और ना ही कोई लाइसेंसी इस बात को मना कर सकता है कि जो भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ जो उसे लाइसेंस लेकर इस्तेमाल करने के लिए दी गई है वो ये नहीं कह सकता कि लाइसेंस देने के पास उसे देने वाले के पास उसको देने का राइट या अधिकार नहीं था। तो आई होप ये जो आपका एस्टॉपल का जो भी हमने सिद्धांत या जो भी हमने प्रिंसिपल पढ़ा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों सेक्शन ध्यान रखने हैं 121 से लेके 123 तक, और तीनों ही सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आज की वीडियो में ये जो मैंने आपको एस्टॉपल का प्रिंसिपल समझाया है कि देखो कोई व्यक्ति अगर पहले किसी को विश्वास करा के उसे कोई एक्ट करने देता है और वो व्यक्ति सामने वाला उसकी बात पे विश्वास करके वो एक्ट कर देता है तो बाद में उसको फिर मुकरने नहीं दिया जाएगा, अपनी बात से पलटने नहीं दिया जाएगा। कब? जब सामने वाले ने आपकी बात पे विश्वास करके वो एक्ट कर दिया हो। ठीक, एक्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप पे एस्टॉपल का प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीएससी के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।